बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म ऑफ एटम जो है उसकी वजह कौन है, और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं जो असल में उस एटम के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी दो किस्म की मोशंस है जो मैग्नेटिज्म की वजह बनती हैं, एक उनकी ऑर्बिटल मोशन और एक उनकी स्पिन मोशन। अब हम इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, कभी कभार वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कभी कभार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर ऑर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मोशन का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो फिर ओवरऑल एटम जो है उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एटम के लेवल पर नहीं है। स्पिन इलेक्ट्रॉन्स अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी तरह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो कैंसिल हो रहा है, तो एटम जो है उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऐसा एटम कहलाता है डायमैग्नेटिक एटम। ठीक है, तो जरा देखिए, व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? द सब्सटेंसेस इन व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। वो जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन की वजह से ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एड अप टू जीरो, इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। Such substances are called diamagnetic substances. अब diamagnetic substances की एग्जांपल्स क्या है? कॉपर, एंटीमनी, बिस्मथ, वाटर एक्सेट्रा। ये आपकी बुक के हिसाब से एग्जांपल्स हैं, और भी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम बुक के स्कोप में रहते हुए बात करते हैं। अच्छा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस करेंगे क्या? अगर मैं एक मैग्नेट को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के करीब लेकर आऊंगा तो वो मैग्नेट को हल्का सा रिपेल करेंगे। ठीक है, वीकली रिपेल करेंगे। इसके लिए एक और वर्ड है, फीबली रिपेल करेंगे। ठीक है ना, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनका बिहेवियर क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। उसके बाद अगर हम देखें एटॉमिक लेवल पर जाकर कि उनके अंदर ऐसा क्या है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप टू जीरो हो रहा है, तो हम देखते हैं कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब पेयरिंग करते हैं तो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि दीज मटेरियल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो होगी चंद बातें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। लेकिन अब जरा देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसा एटम हो जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो ऑर्बिटल मोशन से प्रोड्यूस हो रहा है और जो स्पिन मोशन से प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल करने की बजाय वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो फिर एटम के अंदर एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। ऐसे एटम को हम कहेंगे कि ये एक पैरामैग्नेटिक एटम है, और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। द सब्सटेंसेस इन व्हिच ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एंड द एटम्स बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। तो एटम के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, और जब किसी चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसको तो हम मैग्नेट बोलते हैं। तो आपका एटम जो है इट इज बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल मैंगनीज, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेट इसके करीब लेकर आऊं तो ये क्या करेंगे? तो क्योंकि ये खुद एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब मैं इसके करीब एक मैग्नेट लेकर आऊंगा तो ये हल्का सा अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ। तो दे आर फीबली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। उनके बारे में क्या था? फीबली रिपेल्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखें एड अप टू जीरो, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है कि एटम सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, मोशन सपोर्ट ईच अदर। अच्छा, अब हम अगर इनके एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें कि ऐसा क्या है इनके अंदर कि हमारे पास इनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो हम जब देखते हैं तो पता चलता है इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन सेम डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्टेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड वो काफी स्ट्रांग होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो फीबली रिपेल करते हैं मैग्नेट्स को, और पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट नहीं करती बल्कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती, जैसे आयरन। तो आयरन क्या है? आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? चलते हैं नेक्स्ट बुक पर देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं
जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स की तरफ। ये क्यों स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं ये हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये परमानेंटली मैग्नेटाइज रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैग्नेट हट जाए तो इनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, बल्कि ये बहुत अरसे तक मैग्नेटाइज रह सकते हैं। जैसे आप घरों में मौजूद मैग्नेट्स देखते हैं कि वो साला साल मैग्नेट ही रहते हैं, उनकी मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं होती। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, the substances in which atoms cooperate with each other in such a way so that they exhibit a strong magnetic effect and are strongly attracted by the magnets are called ferromagnetic substances। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमारे पास आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड एंड ऑलनिको। ऑलनिको बेसिकली एक अलॉय है आयरन का, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीन चार चीजों का जो अलॉय है उसे हम कहते हैं ऑलनिको। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कोई इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज क्यों हो रहे हैं कुछ सब्सटेंसेस। तो हमने जब इनकी रिसेंट स्टडी देखी तो हमें पता चला कि अगर हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो उसके अंदर छोटी छोटी डोमेन्स होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ब्लैक में मैंने आपके सामने एक हिस्सा शो किया, इसे मैंने एक डोमेन बोला। ये डोमेन की खास बात क्या होती है? ये डोमेन की खास बात ये होती है कि इस डोमेन के अंदर जितने एटम्स होते हैं उन सब का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, यानी एक डोमेन के अंदर हम कह सकते हैं कि सारे एटम्स जो है वो अपने मैग्नेटिज्म को लेकर बिल्कुल ऑर्डर में होते हैं, अलाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे नहीं। तो जब वो कैंसिल नहीं करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी डोमेन है वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगी, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जितना मैग्नेटाइज हो सकती थी वो उतना मैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटाइज होगी टू द सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है जितनी हद है वो सारी मैग्नेटाइज हो जाएगी, जितनी लिमिट है, जितना पॉसिबल है वो मैग्नेटाइजेशन हमें अचीव होगा। तो ये एक डोमेन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होती है। डोमेन के बारे में आप लोगों ने 3-4 बातें याद रखनी है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। Recent studies of ferromagnetism have shown that there exist in ferromagnetic substances small regions called domains। तो ferromagnetic substances के अंदर छोटे छोटे regions होते हैं जिनको हम domains कहते हैं। domains में खास बात क्या है? Point number 1, domains are macroscopic size, यानी ऐसा नहीं कि बहुत छोटे, इसमें कोई चंद 1, 2, 10, 12 एटम्स होंगे, नहीं। डोमेन मैक्रोस्कोपिक यानी अच्छी खासी बड़ी चीज होती है। कितनी बड़ी जी? साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, 10⁻³ और लेस। तो मिलीमीटर के साइज के होते हैं। आपको मालूम है कि आपके स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, और मिलीमीटर आप आम आंख से देख सकते हैं। तो मैक्रो चीज ही हुई ना। डोमेन्स क्योंकि इतनी बड़ी होती है तो हम कहेंगे इसमें कितने एटम्स आते हैं? डोमेन्स आर लार्ज इनफ टू कंटेन 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स। ये अच्छी खासी बड़ी होती है, इसमें 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स आ सकते हैं। ठीक है, विद इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ऑल द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल। लॉजिक, ये डोमेन के अंदर सारे जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं हर इंडिविजुअल एटम के वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं टू वन अनदर। दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड टू सैचुरेशन। ठीक है, यानी जितना मैक्सिमम पॉसिबल कोई चीज मैग्नेटाइज हो सकती है तो डोमेन उस हद तक मैग्नेटाइज है, सैचुरेट हो गई है मैग्नेटाइजेशन में। और आखिरी पॉइंट क्या? Each domain behaves as a small magnet with its own north and south poles। अब देखें ना, हर एक डोमेन जो है वो एक छोटा सा मैग्नेट है, क्योंकि उसके अंदर सारे एटम्स जो है वो मैग्नेटिकली अलाइंड है। तो इसलिए मैं एक एरो यहां पर बना रहा हूं जो कि बता रहा है कि इसका एक पर्टिकुलर नॉर्थ और एक पर्टिकुलर साउथ है। लेकिन स्टूडेंट्स जरा देखें, मान लें कि एक डोमेन जो है वो फुली मैग्नेटाइज है, लेकिन क्या ये पूरा क्रिस्टल मैग्नेटाइज होगा? अगर आप गौर करें तो जरा नोट करें कि हमारे पास ये जो डोमेन है इसका नॉर्थ अगर इधर को है तो ये जो डोमेन है इसका नॉर्थ तो बिल्कुल ऑपोजिट है। ये डोमेन बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज है, ये डोमेन भी बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज है, लेकिन ये दोनों मिलाकर तो एक दूसरे का मैग्नेटिज्म कैंसिल कर देंगे ना। इसी तरह से इसको देखें, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर को है जबकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर को है, तो इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना। तो आप देखेंगे कि हर जगह पर आपको ऐसी डोमेन्स मिलेंगी जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। तो हर डोमेन जो है बहुत ज्यादा मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है, लेकिन ओवरऑल जो क्रिस्टल है
वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक नहीं होगा, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डोमेन्स कैसे जुड़ी हुई है? रैंडमली ओरिएंटेड, बेतरतीबी से जुड़ी हुई है। तो एक का नॉर्थ दूसरे के नॉर्थ को कैंसिल कर सकता है। तो ओवरऑल मैग्नेटिज्म फिर कैसे अचीव किया जाए, ये हम जानेंगे अब इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किस तरह से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक स्पेसिमेन है जो फेरोमैग्नेटिक है, और आप देख रहे हैं कि इसमें डोमेन्स नजर आ रही है। हर डोमेन बहुत ज्यादा मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है, लेकिन मसला वही है कि डोमेन्स इंडिविजुअली तो मैग्नेटाइज्ड हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्पेसिमेन है उसमें मैग्नेटाइजेशन ना होने के बराबर है। ये बात मैंने यहां लिखी। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन, यानी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेकिन अभी ये मैग्नेटाइज्ड नहीं है। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन अ डिसऑर्डरली फैशन, बेतरतीबी से जुड़ी होती है। उसका रिजल्ट क्या होगा? सो दैट द नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ साइजेबल स्पेसिमेन इज जीरो। ठीक है, साइजेबल स्पेसिमेन मतलब कि अच्छा बड़ा अगर साइज का हमारे पास एक क्रिस्टल हो तो उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आ रहा। When the specimen placed in an external magnetic field, अच्छा अब हम क्या करेंगे? अब हमने उसको मैग्नेटाइज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर मैंने एक नॉर्थ और एक साउथ शो किया है, यानी मैंने अपना जो स्पेसिमेन था उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। इससे क्या होगा? सारी डोमेन्स क्योंकि छोटे छोटे मैग्नेट थे तो वो नॉर्थ और साउथ को देखकर अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड कर लेंगे। जब वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड कर लेंगे तो सारी डोमेन्स के मैग्नेटिक फील्ड अब एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो अब आप कहेंगे कि डोमेन्स तो उसी तरह से मैग्नेटाइज है जैसे पहले थी, लेकिन क्योंकि अब एक दूसरे के साथ अलाइंड है, ओरिएंटेड है सेम डायरेक्शन में, तो फिर हमारे पास अब ये पूरा का पूरा क्रिस्टल भी अच्छा खासा मैग्नेटाइज हो चुका होगा। अब ये पूरा स्पेसिमेन जो है ये मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है, यहां पर लिखा है व्हेन द स्पेसिमेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें द डोमेन्स लाइन अप पैरेलल, डोमेन्स उसके पैरेलल हो जाएंगी टू द लाइंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंटायर स्पेसिमेन बिकम्स सैचुरेटेड। पहले डोमेन सैचुरेटेड थी लेकिन हमारा जो स्पेसिमेन था उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं था ओवरऑल, लेकिन अब डोमेन्स तो सैचुरेटेड हैं ही, लेकिन अब हमारे पास जो पूरा स्पेसिमेन है वो भी सैचुरेटेड हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, तो आप कहेंगे बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फील्ड, और यू कैन से बाय प्लेसिंग द स्पेसिमेन इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन में आपने टोटल 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बता दी है कि मैग्नेटाइजेशन करनी कैसे है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके। उससे होगा क्या? रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स अलाइंड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसी बात को कहने का एक और अंदाज है। जब हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने डोमेन्स को अरेंज कर दिया, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पहले ये डोमेन्स अरेंज नहीं थी, तो आपका जो एटम था वो एक पैरामैग्नेटिक एटम था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक फेरोमैग्नेटिक सिस्टम बन गया है, यानी स्ट्रांगली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला सिस्टम बन गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, we can say that during magnetization paramagnetic behavior is converted into ferromagnetic behavior। ठीक है, अच्छा तीसरी बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि क्या मैग्नेटाइजेशन का कोई और तरीका है? एक तरीका तो ये हो गया ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। क्या कोई और तरीका है? तो एक और तरीका भी है, और वो है कि आप किसी भी मटेरियल में से जो फेरोमैग्नेटिक है करंट पास करें। जब आप उसमें से करंट पास करेंगे तो करंट पास करने से भी डोमेन्स अलाइंड हो जाती हैं और फिर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन करने का एक तरीका क्या है? करंट पास करें। Another method to magnetize the substance is by passing current through the material। तो ये 3 बातें होंगी हमारे पास जो आप लोगों ने मैग्नेटाइजेशन के बारे में याद रखनी है। अब जरा देखते हैं क्या ऑपोजिट हो सकता है, यानी क्या मैं इस सिस्टम से इसमें जा सकता हूं, यानी अलाइंड हो डोमेन्स और मैं उनको डिसओरिएंट कर दूं। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल ये भी मुमकिन है, लेकिन ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा हीट देकर, क्योंकि आपको मालूम है जब हीट दी जाती है तो एटम्स की जो वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है, वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी अलाइनमेंट खराब होना शुरू हो जाती है। तो जब अलाइनमेंट खराब होगी डोमेन्स फिर से इस तरह से रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये मैग्नेटाइजेशन तो नहीं है, ये तो उसका उल्ट है।
इसे हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। The thermal vibrations of atoms of a ferromagnetic substance tend to disturb the orderliness of the domains. Thermal vibrations, ठीक है। When they are heated, they begin to lose their orderliness, ठीक है। उनका ऑर्डर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, उनकी तरतीब खत्म होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज्ड थर्मल मोशन, क्योंकि उनकी थर्मल मोशन बढ़ गई है। इस प्रोसेस को डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में भी आपने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात मैंने आपको बता दी है कि डीमैग्नेटाइजेशन होती क्या है। अच्छा, डीमैग्नेटाइजेशन में आप इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे अल्फाज में फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वी कैन से दैट ड्यूरिंग डीमैग्नेटाइजेशन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड बैक टू अ पैरामैग्नेटिक। वहां मैंने क्या बोला था, पैरामैग्नेटिक से फेरो बन गया, यहां फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन गया। वहां पर तीसरा पॉइंट क्या था कि क्या मेरे पास कोई और तरीका है मैग्नेटाइजेशन का। तो यहां तीसरा पॉइंट क्या होगा कि क्या मेरे पास कोई और तरीका है डीमैग्नेटाइज करने का। जी हाँ, डीमैग्नेटाइज करने का भी एक और तरीका है, और वो है बाय हैमरिंग। यानी अगर आप किसी चीज को फिजिकली हिट करो, तो आपको पता है फिजिकली हिट करने से भी उसके एटम्स जो है वो जब उनको फोर्स लगती है तो वो डिसओरिएंट हो जाते हैं, बॉडी डीफॉर्म हो जाएगी। जब बॉडी आपके सामने मैक्रोस्कोपिकली डीफॉर्म होगी तो एटॉमिक लेवल पर भी डीफॉर्म होगी, तो डोमेन्स जो है वो हमारे पास अलाइंड नहीं रहेंगी, ठीक है। अनदर मेथड टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज बाय हैमरिंग द मटेरियल, ठीक है। लो जी बच्चों, ये 3 पॉइंट्स हो गए। आपने देखा कि डीमैग्नेटाइज करने का क्या तरीका है, हीट दें। अब एक खास अमाउंट ऑफ हीट होगी, एक खास टेम्परेचर होगा जिसपे जो हमारा मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में एक खास टेम्परेचर होगा जो मैंने अगर प्रोवाइड कर दिया तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म रह जाएगा, ठीक है ना। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? द टेम्परेचर अबव व्हिच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, द क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 750 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, एक और बात जो कल डिटेल में आएगी अगले लेक्चर में, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा उसको बता दूं। हमारे पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, तो फिर वो आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएंगे। जैसे कि खुद आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? विच कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड विच कैन ऑल्सो इजीली डीमैग्नेटाइज। आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, जैसे कि आयरन खुद। ऐसे मटेरियल्स कहां इस्तेमाल होते हैं? जहां हम चाहते हैं कि चीज मैग्नेटाइज ना हो, और अगर हो तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, ज्यादा एनर्जी हमें ना इस्तेमाल करनी पड़े डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो ऐसी चीजें इस्तेमाल होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और ट्रांसफार्मर के कोर में। इसकी मजीद डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज हो जाए, लेकिन एक दफा जब वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो फिर वो आसानी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होते। आप खुद सोचें, ये कहां इस्तेमाल होंगे? ये तो वहां इस्तेमाल होंगे जहां हम चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म खत्म ना हो, जैसे खुद परमानेंट मैग्नेट्स में। तो परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो आयरन से नहीं बनते, वो किसी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनेंगे। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास 2 मिसालें आप लोगों ने याद रखनी है, स्टील और ऑलनिको, वो वाला अलॉय जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ चीजें हमारे पास डायमैग्नेटिक क्यों होती है, कुछ पैरामैग्नेटिक क्यों होती है और कुछ फेरोमैग्नेटिक क्यों होती है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।